हेलो एवरीवन, आज है 4 जुलाई। आज हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपका स्टेडियम देख पा रहे होंगे, यानी कि क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 2 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन उन पत्रकारों के लिए खास तरह से बनाया गया है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और ये है 2 जुलाई। जुलाई में अभी 3 दिन बीत चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डे आप जान ले। नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये दोनों 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस का इंडिपेंडेंस डे जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, वहां पे 4 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जैसा कि नाम है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि प्लास्टिक के यूज को मिनिमाइज कर सके, उसको एलिमिनेट कर सके। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स EIU के द्वारा जारी किया गया है। इसके फुल फॉर्म की चर्चा भी हम करते हैं 2 सेकंड के अंदर। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? ज़्यूरिख, कोपेनहेगन, कीव और मेलबोर्न। तो सही उत्तर इसका है कोपेनहेगन। ये जारी किया गया है EIU के द्वारा। EIU का मतलब होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये बेसिकली एक पत्रिका आती है जो बहुत ही फेमस है, बिजनेस मैगजीन है, पूरे वर्ल्ड में बहुत इसका नाम है। तो उसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। ये उसी का एक रिसर्च विंग है। वो हर साल पब्लिश करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविबिलिटी और शहरों के कंडीशन के बारे में, और कोपेनहेगन इस बार दूसरे स्थान पर रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन स्थित पत्रिका है और अर्थशास्त्री अनुसंधान समूह द्वारा प्रकाशित है। इसमें स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर, संस्कृति, कल्चर, एजुकेशन, बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण एनवायरमेंटल चीजें शामिल हैं। इन मानकों पे जो शहर सबसे खरे उतरे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे है। वियना ऑस्ट्रिया ने पहला स्थान हासिल किया है, कोपेनहेगन डेनमार्क ने हासिल किया है, उसके बाद सारी लिस्ट दी गई है। सबसे खराब शहरों यानी कि लिबिलिटी के मामले कहा जाए तो कराकोस वेनेजुएला है। वेनेजुएला आपको बता दें यहाँ पे इन्फ्लेशन करीब हजारों गुना ज्यादा हो चुका है। कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, इस समय युद्ध चल रहा है इसलिए सबसे खतरनाक पे चली गई है। पोर्ट मोरेस्बी हरारे जिम्बाब्वे में है, और ढाका और कराची ये 2 इंटरेस्टिंग लोकेशन है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल 5वां स्थान है। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है, वो भी खराब स्थान पर रहा है, 6ठा सबसे खराब शहर रहा है। भारत को पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे के माध्यम से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से पहली कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है? डीजल, टरबाइन फ्यूल, सीमेंट और कोल। तो इसका सही उत्तर है कोल। रशिया ने 2 ट्रेनें भेजी है कोल कोयले से लदी हुई, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी पहली बार उससे भेजा गया है। यह नया कॉरिडोर बनाया गया है। मैं आपको उसका मैप दिखाता हूं। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग, ये है आपका मॉस्को। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं ले सकते, लेकिन आप समझ के रखिएगा कि इसी के आसपास है। उसके बाद ये अजरबैजान यानी बाकू, वहां से होते हुए आएगी, फिर ये आएगी ईरान में, ईरान के बाद यहाँ शिप से मुंबई आएगी। पहला रास्ता जो दिख पा रहा है आपको लाल रंग से दिख रहा है, ये ओरिजिनल रास्ता था। यहाँ पे समय 45 दिन लगते थे, जो कि बहुत ज्यादा थे, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी, चीजें महंगी हो जाती थी। ये आप देख पा रहे होंगे, इधर से इधर होते होते आ रहे थे। उसके बाद ये, और जो ये स्ट्रेटेजिक रूट यहाँ पे इजिप्ट के आसपास देख पा रहे हैं, जो ईरान के पास देख पा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक रूट है। यहाँ पे अधिकतर रिबल्स हमला करते हैं, ड्रोन अटैक होते हैं शिप पे, कंटेनर शिप पे, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये बहुत ही कंजेस्टेड फील्ड है, यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉन्टेस्टेड रीजन है। यहाँ पे आप बिल्कुल व्यापार नहीं करना चाहेंगे कि बहुत ही खतरों से भरा हुआ है रास्ता ये है। और ये हमारा जो पीली लाइन है, ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, सेंट पीटर्सबर्ग से चलती हुई ये मुंबई को अटैच करती है। आप मुंबई जा सकते हैं यहाँ से। ये पूर्वी यूरोप को दक्षिणी एशिया यानी मुंबई से जोड़ती है। रशिया से व्यापार बहुत सुदृढ़ होंगे। सेंट्रल एशिया से होकर रूट जा रहा है, ये सेंट्रल एशिया पार्ट है। सेंट्रल एशिया में यहाँ होने के कारण भारत का सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार कई गुना बढ़ने वाला है, जो कि पहले संभव नहीं था क्योंकि रास्ते बहुत ही जटिल थे। इसके साथ साथ भारत को पूर्वी यूरोप का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे ये यूरोप से आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, आसान रास्ते से होकर कनेक्ट कर पाएंगे। हाल ही में इंडियन नेवी ने किस हेलीकॉप्टर को सेवा मुक्त कर दिया गया है? डीकमीशन कर दिया है, यानी कि अब उसको रिटायर कर दिया गया है। तो उसका सही उत्तर है डी, UH-3H। इसको हम सारस के नाम से जानते थे। 2007 में इसका इंडक्शन हुआ था इंडियन नेवी में, और इसको अब डीकमीशन कर दिया गया है। एक आपको रिप्रेजेंटेटिव इमेज दी गई है ताकि आप इसको याद कर पाए। इसके साथ साथ एक अलग ही न्यूज है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL को 156 लाइट कम्बर्ट हेलीकॉप्टर का एक टेंडर मिला है भारत सरकार की तरफ से 45,000 करोड़ रुपए का, और ये लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर बना के देगी। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में जो HAL बनाती है वो होती है ध्रुव MK-1A, जो कि एक फाइटर जेट है, भारत का इंडस्ट्रियल बिल्ड है, ये भी बना के देती है। ये तेजस को हम LCH तेजस बोलते हैं, और हेलीकॉप्टर को हम क्या बोलते हैं? LCH ध्रुव। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA। भुवन पंचायत संस्करण 4.0 का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? भुवन एक पोर्टल है, भुवन पंचायत एक पोर्टल है, और इसका संस्करण 4था है, मतलब 4थी बार इसको अपग्रेड किया गया है लैंड रिकॉर्ड्स बनाने में। भुवन को लैंड रिकॉर्ड्स
को हम एकत्रित करने के लिए काम करेंगे। ये जियो स्पेशियल सिस्टम है। यहाँ पे आप सैटेलाइट की मदद से पूरा आप मैप बना सकते हैं, गांव गांव घर घर का मैप बना सकते हैं, और इसकी मदद से हम ग्राम पंचायत स्तर पर शासन में स्थान आधारित, इस मतलब स्पेशल लोकेशन के आधार पर जानकारी का उपयोग करके योजनाएं हम लागू करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। आपके गांव को ये मैपिंग कर लेगा, घरों को मैपिंग कर लेगा, उसके बाद जैसी जरूरतें होंगी वो उसी के अनुसार नए नए फंड्स जारी करेगा, उसी के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये परियोजना इसरो की मदद से की जा रही है, क्योंकि इसरो का जो सैटेलाइट सिस्टम है वही जियो स्पेशियल डेटा को रिकॉर्ड करेगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जुड़ा है, वो है स्वामित्व योजना। गांव में पहले घरों में ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था कि कहां से गलियां गुजर रही, कहां से घर है, तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वामित्व योजना जारी की गई, जिसमें ड्रोन की मदद से जिसके पास जो प्रॉपर्टी गांव में जो घर है उसको हम चिन्हित करके उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे और उसका एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपकी यह प्रॉपर्टी है। इस सर्टिफिकेट को आप यूज करके गांव की जमीनें बेच सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। ये खेतों की बात नहीं हो रही है। गांव में जो घर बने होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कहां से गलियां निकल रही हैं, कहां से घर है आपका, लीगल आपको पेपर मिल जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किसके बीच में युद्धाभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट मिस ना करें। तो ये है मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट ज्वाइंट एक्सरसाइज है, और ये हो रहा है इस समय मेघालय स्टेट, जिसकी कैपिटल शिलांग है। संयुक्त सैन्य अभ्यास होपेक्स किसके बीच आयोजित किया जा रहा है, ये हो चुका है, अभी जल्दी खत्म हुआ है। तो ये है इंडिया और इजिप्ट में। एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज दी गई है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में होपेक्स हो रहा है। आइए मैं आपको कम समय में रिवाइज करा देता हूँ सारे एक्सरसाइजेस। इंडियन आर्मी के जो है वो है वज्र प्रहार, अमेरिका के साथ है, सादा तंसिक सऊदी अरेबिया के साथ है, शक्ति फ्रांस के साथ, अजय वारी यूके के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि चाइना के साथ बहुत ही रेयरली एक्सरसाइज होती है, इंदिरा रशिया, मैत्री थाईलैंड, संप्रीति बांग्लादेश, सूर्य किरण नेपाल, अल-नगाह ओमान, मित्र शक्ति श्रीलंका, इक्यूबेरिन इंपॉर्टेंट है मालदीव के साथ, लेमितियस स्यूचल के साथ अभी हाल ही मार्च में हुआ था, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, युद्ध अभ्यास यूएस, इंद्रधनुष यूके, और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया में। आप देख पा रहे होंगे हमने डिस्कस किया अभी नोमैडिक एलिफेंट के बारे में। विनबैक्स वियतनाम, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, सिम्बैक्स सिंगापुर, वरुणा फ्रांस, कोनकन यूनाइटेड किंगडम, सिलीनेक्स श्रीलंका, और सिली से आप श्रीलंका कर सकते हैं, मिलान बांग्लादेश, ऑसइंडेक्स नाम स्पष्ट है ऑस्ट्रेलिया, मालाबार यूएस, जापान, इंडिया, और एक कंट्री और है साथ ऑस्ट्रेलिया है, इमक्वार मलेशिया, नसीम अल बहर ओमान, आसिंडो कॉर्पेट ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, आउस मलाई ऑस्ट्रेलिया मलेशिया। एक और है इंडियन एयरफोर्स का एक्स डेजर्ट नाइट यूएई के साथ है, गरुड़ा इंडोनेशिया, डेजर्ट ईगल यूएई, ब्लू फ्लैग यूनाइटेड स्टेट्स। ब्लू फ्लैग के साथ आप याद रखें कि रेड फ्लैग भी यूएस में भी होती है। अभी हाल ही में इंडियन कंटिजेंट आईएएफ का गया था अलास्का रीजन में, और वहां पे रेड फ्लैग एक्सरसाइज संपन्न हुई है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कोप इंडिया यूएस का है, ईस्टर्न ब्रिज बांग्लादेश, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया, सिंडेक्स सिंगापुर, सियाम भारत थाईलैंड का पहला नाम था सियाम था, शिन्यू मैत्री जापान, रेड फ्लैग यूएस का जिसे हमने डिस्कस किया, गरुड़ा फ्रांस, सैफरॉन बैंडेट सिंगापुर। ये भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हाल ही में नया अपॉइंटमेंट हुआ है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी। पहले कौन थे, विनय मोहन ख्वात्रा थे, लेकिन अब कौन हुए हैं, विक्रम मिश्री को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसको याद रखें इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस एनडीईएम का संस्करण 5 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है। भुवन पंचायत को जो यूज किया जाएगा, यह अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन और पंचायतों में जमीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाएगा, ताकि वहां पे परियोजनाएं लॉन्च की जा सकें। और एनडीईएम जो कि बोलते हैं नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका उपयोग किया जाएगा प्राकृतिक आपदाओं पर अंतरिक्ष आधारित इनपुट प्रदान करेगा, मतलब वेदर इंफॉर्मेशन करेगा, प्रेडिक्शन करेगा, इमरजेंसी जो सिचुएशंस होगी उसका एक डेटाबेस बना के इकट्ठा पब्लिश करेगा, ताकि बेहतरी से हम डिप्लॉय कर सकें टीम्स को। जीरो डेब्री चार्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी किया गया है, जासा, कासा, नासा और ईएसए। मैं आपको बता देता हूँ, जाक्सा जापान की है, कासा कोरिया की नई स्पेस एजेंसी बनी है, ये सियोल यूनिवर्सिटी की बनी हुई है, कोरिया एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जस्ट बिकॉज नासा के तर्ज पे इसका नाम रखा गया है, और ईएसए यूरोप की एजेंसी है, तो सही उत्तर है इसका है ईएसए। ईएसए ने जीरो डेब्री चार्टर जारी किया है, इसमें लोग वॉलंटरी शामिल हो सकते हैं। डेब्री बता देता हूं मैं आपको, ये अर्थ है, जब सैटेलाइट जाती हैं तो जो लास्ट स्टेज उसका होता है वो सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में इंजेक्ट कर देता है, लेकिन खुद वो रॉकेट स्पेस में तैरता रहता है, ब्रोकन पार्ट्स उसके तैरते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई सैटेलाइट या कोई स्पेसशिप आगे जाएगा तो उससे टकरा के वो नष्ट हो सकता है, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, ये उससे टकरा के उसको डैमेज कर सकता है। स्पेस के बाहर कूड़ा करकट को आप समझ के रखें, डेब्री का मतलब कूड़ा करकट समझ लें, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, एलईओ में होते हैं, उनको कम करने के लिए चार्टर पब्लिश किया है, वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ई सांख्यिकी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको मैं क्विक बता देता हूं आपको, मोस्पी द्वारा लॉन्च किया है।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम मॉस्पी बोलते हैं। मॉस्पी क्या करता है कि डेटाबेस बनाता है, सर्वेस कलेक्ट करता है और डिफरेंट की जानकारी इकट्ठा करता है। उसके आधार पर ये पोर्टल बनाया गया है। इस सांख्यिकी पोर्टल में सारे जो डेटाज होंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है डोर टू डोर जाके, इसने लॉन्च किया है। ई सांख्यिकी पोर्टल जहाँ पे सारे आंकड़े, सारी जानकारियां जो उसको प्राप्त हुई हैं वहाँ पब्लिश करेगा। और ये लॉन्च किया गया था सांख्यिकी दिवस पे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जो 29 जून को मनाया जाता है, ये उस दिन लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है व्यापक डेटा प्रबंधन प्रदान करना और उन डेटा को जनता के बीच साझा करना है। पहली बार काउंसिलर वार्ता भारत और किस देश की बीच आयोजित की जा रही है? तो पहली बार काउंसिलर डायलॉग हो जा रही है इंडिया और बेलारूस के साथ। बेलारूस अगर आपको जानना है तो सबसे पहले जानिए कि रशिया का एक खास दोस्त है। ये पहला काउंसिलर डायलॉग है इंडिया और उसके बीच में। मिन्स्क कोई जगह है जो कैपिटल ऑफ बेलारूस इसको बोलते हैं। और इसके पहले मिन्स्क एग्रीमेंट जाना जाता था। डोंबास रीजन, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था, उस पर सहमति के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसको हम मिन्स्क एग्रीमेंट या मिन्स्क डायलॉग कहते हैं। आशा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूंगा, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लाता रहूंगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई आपको फीडबैक है या डाउट है या किसी सब्जेक्ट में परेशानी है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लाके आपको उस कंटेंट को समझाऊंगा। आप पढ़ाई पे करते रहें, अपने आप पे विश्वास रखें। Please have faith in your studies. Please have faith in your abilities, and more importantly, have faith in your higher power. So thank you so much for joining me. Have a great day.